प्लांट टिश्यू को हम लोग डिवाइड किए हैं दो तरीके से, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। डिवीजन का मतलब ये हुआ कि ये प्लांट टिश्यू के पास डिवाइड करने का कैपेसिटी है कि नहीं है। तो इस हिसाब से दो टाइप्स का, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मतलब वैसा टिश्यू, वैसा प्लांट टिश्यू जिसके पास डिवाइड करने का कैपेसिटी है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया है वो क्या आ जाएगा, परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप का, माने पहले कौन बना, पहले आया कौन, जो पहले आया वो प्राइमरी मेरिस्टेम, जो बाद में वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस हिसाब से भी प्राइमरी मेरिस्टेम दो टाइप का, एक एपिकल और एक लैटरल, और एक सेकेंडरी मेरिस्टेम लैटरल। मतलब एपिकल और इंटरकेलरी ये दोनों है प्राइमरी मेरिस्टेम में, और लेटरल आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो वैसे हम लोग डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं, जस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ना, प्लांट टिश्यू में ना। तो एक एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। तो डायरेक्टली इसलिए हम 1 2 3 लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग पहले उसके पहले डिस्टिंग्विश कर दिए कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसके हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में। अब परमानेंट टिश्यू वैसा टिश्यू जो डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। अब ये डिवाइड नहीं करेगा, तो ये क्या बन गया, ये मैच्योर हो गया है, अब ये हो गया परमानेंट टिश्यू। तो बेसिकली वही टिश्यू शुरू में अभी अर्ली फेज ऑफ द लाइफ में है, तो शुरू में वो डिवाइड कर रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और यही मेरिस्टेमेटिक जब अपना डिवाइड करना है, मैच्योर हो गया, डिवाइड करने का कैपेसिटी लूज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। एक बार परमानेंट टिश्यू नहीं बनता है, मेरिस्टेमेटिक भी बन जाता है परमानेंट, और इसके जगह पर नया टिश्यू आ जाता है, न्यू टिश्यू आ जाता है। खैर, तो वो सबके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा टिश्यू है जो परमानेंट मतलब अपना डिवाइड करने का कैपेसिटी खो दिया है, वो वापस से रिगेन भी कर लेता है। वो हो गया परमानेंट, लेकिन फिर से वो रिगेन कर लेता है ग्रोथ डिवाइड करने की कैपेसिटी को, और फिर दोबारा से खो भी देता है। तो ये सब चीज चलता रहता है ना, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती है। तो परमानेंट टिश्यू कौन, मतलब वो टिश्यू इतना तो पता है कि अगर अभी परमानेंट कर रहे हैं तो अभी एक बार चाहे दोबारा अब ये मतलब ये डिवाइड कर नहीं रहा है, मतलब वो ऑलरेडी डिवाइड ना करने के मोड में है। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप का, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल पर मतलब वो परमानेंट टिश्यू जो एक टाइप के ही सेल से बना है, सेल तो बहुत सारा है, अब वो बहुत सारा सेल का वो टिश्यू वाला प्रॉपर्टी फंडामेंटल को क्लियर कर रहा है ना, कि ग्रुपिंग करना, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना, इसलिए अब एक ही टाइप के सेल से बना है, तो इसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना है ना, बस ग्रुपिंग किया है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एसेलेनकाइमा। हालांकि आगे पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में, और पैरेन्काइमा को और भी दो मॉडिफाइड फॉर्म दिया है, पैरेन्काइमा ही मॉडिफाई होके बन गया है। इनफैक्ट इसके बारे में अब इन डेप्थ में जाएंगे तब बात करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एसेलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का, यही है कि ये कॉम्प्लेक्स पर, इसी को वास्कुलर टिश्यू को ही हम लोग बोलते हैं लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हो गया दो टाइप का, हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब हम यहाँ पे ऐसे डैश देके वास्कुलर टिश्यू लिख सकते हैं, मतलब यही चीज हुआ क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब वास्कुलर टिश्यू ही होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। माने ये वो टिश्यू है जो कॉम्प्लेक्स है, माने एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना है और डिवाइड नहीं करता है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट हो गया। नहीं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, माने वास्कुलर टिश्यू दो होता है, एगो जाइलम और एगो फ्लोएम। इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, वहाँ पे लिखे हैं, तो यही जाइलम और फ्लोएम को ही बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, कंडक्ट करना, चीजों को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह पर लेकर जाना। जैसे मान लो कि फोटोसिंथेसिस करना है तो वाटर को रूट से लेकर आना है लीव्स तक,
लीफ में फूड बन गया फोटोसिंथेसिस के बाद, तो शुगर को लिप्स से बाकी सब बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है नहीं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है जाइलम और फ्लोएम। अभी अभी बता देते हैं कि जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना रूट से लिप्स, और फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फोटोसिंथेसिस हो गया, अब जो ग्लूकोज बना, जो फूड बना, वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना कहाँ से, लिप में ही ना फूड बनता है, प्लांट का किचन तो लिप है, तो लिप से बाकी सब प्लांट के पार्ट्स में, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, प्लांट टिश्यू को लोकेशन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सबसे ऊपर, उसके भीतर और ही भीतर, तो ऐसे करके तो लोकेशन के हिसाब से प्लांट टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। ये एपिडर्मल टिश्यू वो टिश्यू है जो सबसे अपर मोस्ट पोर्शन पर रहता है, नहीं मान के हम बोलते हैं लीफ में एपिडर्मिस जिसमें स्टोमाटा है, सबसे अपर लेयर पर होता है, तो ये सब जितना अपर लेयर पे जो प्लांट में टिश्यू होता है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। नहीं, कुछ इसको हम रिलेट कर सकते हैं एनिमल टिश्यू के एपिथेलियम से। अब बात है कि अब एनिमल टिश्यू में अंदर में ऑर्गन है, तो वो सब डिफरेंट ऑर्गन के कवरिंग लाइनिंग कर रहा है, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ, हम लोग में सर्कुलेटिंग ऑर्गन हार्ट है, प्लांट में ऑर्गन है ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ऊपर से एलिमेंट्री कैनाल है और डिफरेंट समझ में आ रहा कि नहीं रहा है, डाइजेस्टिव जूस निकालने के लिए डिफरेंट ग्लैंड्स है, तो प्लांट में डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें ग्लूकोज बन रहा है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। हम लोग में किडनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए, प्लांट में कोई ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसमें अपर लेयर पे प्रेजेंट रहेगा क्या, एपिडर्मिस। तो जैसे एनिमल टिश्यू में वही स्किन वाला एपिथेलियम, वैसे ही प्लांट टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। हाँ, दूसरा ग्राउंड टिश्यू जिसको फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू कहीं बोला जाता है फंडामेंटल टिश्यू, उसके अंदर रहेगा। और तीसरा वाला हो गया हमको वास्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू ने वो टिश्यू जो कंडक्ट कराए, और एक्चुअली जो वास्कुलर टिश्यू होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, मतलब ये वास्कुलर टिश्यू में ही आता है जाइलम फ्लोएम। जाइलम में फ्लोएम को बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि वाटर या फूड को कंडक्ट कराने का काम किसका है, जाइलम और फ्लोएम का है। ठीक है, तो वो टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। और चूंकि प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर बहुत तरीका से एनिमल से अलग है, इसलिए प्लांट टिश्यू का प्रॉपर्टी एनिमल टिश्यू से क्या होता है कि डिफरेंट होता है। वो किस मायने में है, तो सेल वॉल के मायने में, वैक्यूल्स के मायने में, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, तो ये सब चीज के मामला में एनिमल सेल से प्लांट सेल अलग होता है, इसलिए प्लांट सेल का टिश्यू भी एनिमल टिश्यू से अलग होगा। अब अगर वो टिश्यू जिसके पास डिवाइड करने का एबिलिटी है, मतलब अगर हम डिवीजन के बेसिस की बारे में बात करें, तो डिवीजन के बेसिस पर मतलब कि डिवाइड करने का एबिलिटी है कि नहीं है, तो वो टिश्यू जिसके पास डिवाइड करने का एबिलिटी है, अभी मतलब नया है, इमेच्योर है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जिसको डिवाइड करने का एबिलिटी नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग, मतलब जो टिश्यू डिवाइड करने का पहले एबिलिटी था, मेरिस्टेमिक था, बाद में वो अपने डिवाइड करने की जो एबिलिटी था वो एबिलिटी को लूज कर दिया है, अब पहले डिवाइड कर रहा था अब डिवाइड नहीं कर सकता है, एबिलिटी खत्म हो गया है, तो अब वो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक से बन जाएगा परमानेंट टिश्यू। अब बात ध्यान से समझना, अब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली बात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, माने इंटरसेलुलर गैप नहीं होता है, एक सेल दूसरे सेल से एकदम क्लोजली पैक्ड है, दोनों सेल के बीच में गैप नहीं होता है। हाँ, उन सेल का पास एगो बड़का न्यूक्लियस होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और वो न्यूक्लियस बड़का होगा, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। और सेंट्रल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंट्रल कब होता है, जब वैक्यूल नहीं होता है या छोटा टेम्पोररी वैक्यूल होगा, क्योंकि अगर वैक्यूल ही बहुत बड़ा होगा तो बगल में जगह मिलेगा, ऑटोमेटिक न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन से चल जाएगा, पेरिफेरल में सेल मतलब मेम्ब्रेन के साइड में चल जाएगा, सेंटर में नहीं रहेगा। तब लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, माने ये सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में
वैक्यूल एब्सेंट रहेगा, या होगा भी तो बहुत छोटा छोटा वैक्यूल्स होगा, टेम्पोररी वैक्यूल्स होगा, ठीक है। हाँ, वाल, सेल वाल पतला होता है, किसका, मेरिस्टेमेटिक में जो सेल वाल होता है वो सेल वाल क्या होगा कि पतला होगा। साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा, स्पेशली प्रोटोप्लाज्म की एक बार बोल देते हैं हम। सेल के लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, एक बार बताए थे। अब बेसिकली साइटोप्लाज्म ही समझो। तो साइटोप्लाज्म भी घना होता है, डेंस, थोड़ा सा ज्यादा ही डेंस, थिकर होता है। वैसे तो साइटोप्लाज्म डेंस होता ही है, रिलेटिवली बाकी टिश्यू के सेल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल का साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ज्यादा डेंस होगा। ये सेल्स थोड़े इमेच्योर होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सेल अभी बना हुआ नहीं है। सिर्फ वो सेल को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये फलाना सेल है, मतलब ये शेप का है, इसका ये फंक्शन है, ऐसा करके कुछ हम कंप्लीटली हम लोग नहीं कर सकते। मतलब कोई स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सेल में हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे कि भाई ये सेल है, इस शेप का है, ऐसा होता है, तो वो डिफरेंशिएटेड में चल जाएगा। तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। जनरली जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, अब इतना लिख लीजिए। ये तो बात पता ही है कि डिवाइड करने का कैपेसिटी खूब होता है, तब ना मेरिस्टेमेटिक में आ रहा है। वही कैपेसिटी डिवाइड करने का लूज कर देगा तो चला जाएगा कहाँ पे, परमानेंट में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेल डिवाइड कर रहा है, माने नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब एक सेल डिवाइड करेगा, दो को बना, दो से चार को, चार को से आठ को, आठ को से 16 को, और एक जगह 100 को से सब का सब डिवाइड किया, एक बार में 200 बन गया, 200 एक बार डिवाइड किया तो 400 बन गया। तो यहाँ पे मतलब जैसे जैसे डिवाइड करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, 100 को से 200 हो गया 400, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो प्लांट का साइज भी बढ़ेगा। बात समझ में रहे। और जब साइज बढ़ेगा तो या तो लेंथ में या तो ब्रेथ में, मतलब लंबाई बढ़े नहीं तो मोटाई बढ़े। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जिसके चलते प्लांट का साइज बढ़ता है। मान परमानेंट भी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तो डिवाइड नहीं कर रहा है, जय गो है वो तो नहीं गो है। एक्स्ट्रा सेल प्लांट में ऐड नहीं हो रहा है, और जब एक्स्ट्रा सेल ऐड नहीं होगा तो उससे शेप के इनलार्जमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अगर प्लांट के शेप में, इनलार्जेंट में, लंबाई चाहे चौड़ाई में, लंबाई हाइट बढ़े चाहे गर्थ बढ़े, मोटाई बढ़े, तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जितना भी बात बोले नॉर्मल सिंपल सा बात है, इतना बात अभी लिख लिया जाए, ठीक। ये भी सिंपल सब रिपीटेड बात है, इसमें बहुत सारे बात हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। तो प्लांट टिश्यू, द टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स कॉल्ड प्लांट टिश्यू। जो टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू। They are different from animal tissue both by structure and function. एनिमल टिश्यू से स्ट्रक्चर से भी अलग होता है और फंक्शन से भी अलग होता है, क्योंकि जो कंपोनेंट है उसमें प्रॉब्लम है। बहुत सारा कंपोनेंट है जो प्लांट टिश्यू में एनिमल में नहीं है, और एगो सेंट्रोसोम है जो एनिमल में है तो प्लांट में नहीं है। अच्छा, अगर फंक्शन की बात की जाए तो ठीक है भाई, सेल है तो गारंटी है कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, तो गारंटी है। ये स्ट्रक्चर देने का काम, फंक्शन देने का काम सेल का है। वो प्लांट हो तो प्लांट क्या करेगा, एनिमल है तो एनिमल, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अगर हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करें तो प्लांट टिश्यू को वैसे भी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। एनिमल टिश्यू को अपना एक्टिविटी करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी चाहिए किसको, प्लांट को। क्यों, ध्यान से बात समझो। अब हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब उसके लिए अलग से ऑर्गन है लंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब उसमें प्लांट में कोई लंग्स करे कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ऊपर से लेके इंटेस्टाइन तक, एनस तक, कितना सारा ऑर्गन है, कितना सारा पार्ट है, सबको अपना अपना एक्टिविटी सस्टेन करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी है, पूरा किडनी का फंक्शन है। मौसम में रहा है ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम करने के लिए प्लांट में कोई चीज नहीं है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्लांट में भी है, लेकिन प्लांट में जो पहले से पार्ट मौजूद है, थ्रू लीव्स, थ्रू फ्लावर, प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना एडवांस्ड एनिमल में है
वो उसके लिए उसका कारण भी है, क्योंकि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करता है, तो एकदम रेट ऑफ एडेप्टेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। उसके अनुसार नेचर ने एनिमल को एनिमल के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग दिया है। एनिमल को लोकोमोट घूम के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में नॉट ओनली पैर, पूरे बॉडी को वर्क करना पड़ता है। अगर हम कोई एक जगह से दूसरी जगह, तो पूरा बॉडी थकता है। अगर हम कोई दौड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैर थकेगा, पूरा बॉडी थकेगा। हाँ, पैर पर थोड़ा सा ज्यादा जोर पड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली बात पैरे में होगा, लेकिन बाकी सारे बॉडी पार्ट भी इफेक्ट होगा। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है, क्योंकि हम लोग तो हैं हेटेरोट्रॉपिक, हम लोग को पहले अपना फूड खोजना है और तब वो फूड को बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। तो लोकोमोट करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, आराम से चल के दौड़ के कैसे भी जाए नहीं, लेकिन प्लांट फिक्स हैं, वो जहाँ पे है वहीं पे है, उनको एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाना है। हम लोग एक जगह प्रभु हाथ पैर पूरा हिलाएंगे, लोग बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है। प्लांट में लोकोमोट तो नहीं करेगा, उसके साथ साथ बॉडी पार्ट भी नहीं हिलाता है। अब अंदर में जो इंटरनल मोलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ वो हुआ, लेकिन नॉर्मली ऐसे प्लांट बॉडी पार्ट का मूवमेंट नहीं करेगा। हाँ, कोनो कोनो में, जैसे कि वो टच मी नॉट प्लांट खाली लिप्स कर देता है, नहीं सनफ्लावर सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका फ्लावर मूव करता है। तो कोनो कोनो है जिसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शो होता है। अब मान लो कि कली ऐसे है, अभी वो खिल गया, रात भर में हैंग करके हैंग कर लिया तो कौन बहुत बड़ा कर लिया, बात समझ रहे हैं क्या? वो रात भर में हैंग है कर रहा है तो कौन बहुत बड़ा नहीं ना हो गया ना, उतना तो हम लोग को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मूवमेंट कर देते हैं। तो ये सब में कोई बहुत लार्ज कैपेसिटी ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब कारण है, ये सब हम लोग में एक्स्ट्रा एडिशनल बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम प्रेजेंट होने के चलते। ज्यादा ऑर्गेन सिस्टम तो फंक्शन भी ज्यादा, ज्यादा फंक्शन मतलब फंक्शन करने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट। ऑर्गेन है तो फंक्शन करेगा, फंक्शन होगा तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, लोकोमोशन वगैरह तो है। तो इन सब कारणों के चलते एनिमल को ज्यादा मात्रा में एनर्जी एनिमल के बॉडी में इन्वेस्ट होता है, प्लांट में, प्लांट सेल में, प्लांट टिश्यू को एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है। तो ये भी एक एडिशनल डिफरेंस है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का। अब हम लोग देखेंगे, लोग वही बात बताएंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़े हैं वो, ठीक। ये वाला बात लिख लो कि प्लांट टिश्यू रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यू सिंस प्लांट डू नॉट लोकोमोट, यहाँ पे लोकोमोट हो जाएगा, लोकोमोट एंड दे हैव लिमिटेड ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। एनिमल में जितना ऑर्गन सिस्टम है उतना प्लांट में है क्या? प्लांट में लिमिटेड ऑर्गन सिस्टम है, इसलिए प्लांट को ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। हम ये बोल रहे थे कि प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू इसी बेसिस पर डिवाइड ही किया गया है कि उनका सेल्स के पास डिवाइड करने का एबिलिटी है कि नहीं है। अगर डिवाइड करने का एबिलिटी है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और डिवाइड करने के एबिलिटी को लूज कर दिए, अब डिवाइड नहीं कर सकता है, अब वो डिफरेंशिएट कर गए। अब उनका सेल अभी इसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अब सेल डिफरेंशिएट कर गया, एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सेल हो गया, तो वो चला जाएगा परमानेंट टिश्यू में, तो डिवाइड कर सकता है। वही बात यहाँ पे, द टिश्यू दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जिसके पास थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करने का एबिलिटी है उसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कॉमनली कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जनरली मेरिस्टेम भी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं बोलना जैसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसको प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी हम लोग बोल सकते हैं। अब वो उसका विशेषता देखो, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, सेल्स एकदम कॉम्पैक्टली पैक रहेगा, सेल के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं रहता है। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर गैप बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो गैप प्रेजेंट नहीं रहता है। किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। दे डू नॉट स्टोर फूड, लास्ट टाइम ही पढ़े थे लोग, आज ही शायद, कि वैक्यूल्स में जनरली सब प्रिजर्वेशन होता है। खैर अब न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्वेशन का काम तो खैर प्लास्टिड में भी होता है। अब ये सेल का खासियत है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स फूड को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। They do not have a large and permanent vacuole,
मैंने नॉर्मल प्लांट सेल का जो खासियत है कि प्लांट सेल के पास परमानेंट एक बड़का वैक्यूल होता है जिसमें सेल सैक होता है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोलेंगे टोनोप्लास्ट। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होगा ये ऐसा प्लांट सेल है जिसके पास लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता है। वैक्यूल से डिवाइड होता है। वैक्यूल इसमें आप सेल तो रहबे करेगा लेकिन वैक्यूल इसमें सेल में बाकी सब ऑर्गेनेल रहेगा लेकिन वैक्यूल एब्सेंट रहेगा, नहीं प्रेजेंट रहेगा। However, some cells may have a small and temporary vacuole। कौन सेल में बहुत ही छोटा टेम्पोररीली वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है लेकिन नॉर्मल प्लांट सेल के जैसा लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। दे आर थिन सेल वॉल, पतला सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होगा तो वो सब सेल में सेल वॉल पतला, मोटा सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा लेकिन पतला, थिन सेल वॉल होता है। वो जो सेलुलोज का होता है लेयर वो पतला होता है। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लिविंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमानेंट में घबरा जाएगा लेकिन अगर हम मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, ग्रो कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है नहीं, डिवाइड कर रहा है मतलब मेटाबॉलिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो लिविंग होते हैं और इमैच्योर भी होते हैं, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ वही मैच्योर हो जाएगा तो अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड हो जाएगा और जब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो परमानेंट में चल जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन इंक्रीमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लांट। कल लास्ट क्लास में बात किए थे कि टिश्यू डिवाइड करेगा तो डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तो जहां कोई भी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वहां पे साइज बढ़ेगा। तो लेंथ तो चाहे अगर मान लो कि सूट के टिप पर है चाहे रूट के टिप पर है तो वहाँ पे सेल बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगा। और गर्थ में है मतलब उसके पेरीफेरी में है तो हाइट बढ़ेगा तो उसका ब्रेथ बढ़ेगा। तो जहाँ कहीं भी मेरिस्टेमेटिक सेल है तो डिवाइड करेगा, प्रॉपर्टी है, और डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो साइज बढ़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम यही है कि एक्टिवली डिवाइड होके सेल के साइज को इंक्रीमेंट करना, सेल के साइज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। और एक बात वो लिख लो सबके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब अभी वो सेल जो कोई अभी स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ सेल में नहीं आता है उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, लिख देते हैं यहाँ पे। अब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो वैसे अब नॉर्मल क्लासिफिकेशन पोजीशन के अकॉर्डिंग तो 3 टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। अब एक को बोलते हैं एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, एपिकल का काम ये देखो, काम तीनों का वही है, डिवाइड करना, सेल का नंबर बढ़ाना, साइज बढ़ाना, काम तीनों का यही है। अब बात ये कि अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सूट के टिप पे प्रेजेंट है, एकदम सबसे अपर मोस्ट पोजीशन। सूट समझता है सब, धरती के नीचे जो रहा है रूट, धरती के ऊपर जो कुछ भी है सब हो गया सूट। तब स्टेम उसमें सब ब्रांच सब आ जाएगा किस चीज में, सूट में। सूट के एकदम टिप पर सबसे ऊपर ब्रांच, कोई ब्रांच भी निकला है तो उसका भी एकदम टिप पर ना, एकदम जब टिपेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, या फिर रूट के टिप पे, रूट भी है, धरती हो गया, रूट के भी जितना भी रूट है सब के टिप पे प्रेजेंट है नहीं, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सूट के या रूट के टिप पे प्रेजेंट है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अपिकल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एपिकल। अब बात तुम बताओ सब, अगर एपिकल है, टिप पे प्रेजेंट है तो क्या बढ़ाएगा, लेंथ, तो टिप का लेंथ बढ़ाएगा। रूट है तो रूट के लेंथ बढ़ाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। सूट का भी लेंथ बढ़ना इंपॉर्टेंट है तो रूट का भी लेंथ बढ़ना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ग्रो करके जिधर वाटर है उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करके वाटर तक जाए। जितने ज्यादा डीप जाएगा वाटर मिलने का, मॉइस्चर मिलने का धरती में प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा होगा नहीं। तो वो एक बात है कि वो वाटर का सेंसिटिव होता है तो वाटर के लॉन्ग वो मूव करता है, जिधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा नहीं तो वैसे हार्मोन्स ज्यादा उधर प्रोड्यूस होगा, उस साइड में एपिकल का डिफरेंशिएशन ज्यादा होगा, उधर ज्यादा ग्रो करेगा। खैर, तो एपिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है कोई दिक्कत नहीं है। और प्लांट के लेंथ के काम मतलब हाइट बढ़ाने का काम में जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, एपिकल। अब अगर बात लेटरल का की जाए, लेटरल
तो लेटरल प्रेजेंट होता है उसके पेरीफेरी में, जैसे कि ये मतलब प्लांट हो गया, उसके चारों बगल आरी पारी में क्या प्रेजेंट रहता है, लेटरल। हाँ हाँ पेरीफेरी, तो वो किनारे किनारे पे क्या प्रेजेंट रहेगा, लेटरल। तो अगर लेटरल बढ़ेगा तो उससे उसका गर्थ बढ़ता है, मतलब मोटाई बढ़ता है, थिकनेस बढ़ता है। तो वो जो पेरिफेरल पार्ट में प्लांट के स्पेशली स्टेम में प्रेजेंट रहता है वो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, लेटरल। और लेटरल का काम है प्लांट के गर्थ को इंक्रीज करना, थिकनेस को इंक्रीज करना। और देखो प्लांट में स्टेम में ही वो पार्ट जहां से कोई न्यू जैसे ब्रांच या लीफ वगैरह निकलता है उसको बोलते हैं नोड। नोड क्या बोलेंगे उसको, नोड। और एक जैसे प्लांट में एक नोड यहाँ पे हो गया, एक नोड यहाँ पे हो गया, तो दो गो नोड के बीच के जगह को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलेंगे, शुगर कैन में, गन्ना में देखा हुआ सब, गन्ना में माने कि शुगर कैन है, तो यहाँ पे शुगर कैन का नोड इजीली दिखाई देता है ना। तो ये सब जो यहाँ पे सब लगा रहता है, ये सब क्या हो गया, नोड। तो ये सब क्या हो गया, नोड। तो ये एक नोड हो गया, ये दोनों नोड हो गया। नोड नोड के बीच का ये जो जगह है इसको बोलेंगे हम लोग इंटर नोड। क्या बोलेंगे इसको, इंटर नोड। तो मान लो कि स्टेम में वो पार्ट, ब्रांच में वो पार्ट जहाँ से लीफ निकल रहा है वहां पे नोडल रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी ना। नोड वगैरह के में या इंटरनोड्स के बीच में कहीं भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरकैलरी। इसका काम है वही नोड पे प्रेजेंट है तो नोड को इलोंगेट करेगा, तो यहाँ से भी साइज ही बढ़ेगा, हाइट ही बढ़ेगा। नहीं, अब जहाँ पे आप उसको इंक्रीज कर दिया, जहाँ पे लीफ के पास है तो उसके स्टेम को, मतलब जो लीफ जिस पेटियोल के इन साइज को बढ़ा दिया। नहीं, तो जहाँ पर भी अगर ये है काम वही है, तो ये भी क्या करता है कि वही साइज के इंक्रीमेंट में ही हेल्प करता है, हाइट बढ़ाने का ही काम करता है, लेंथ को ही बढ़ाएगा। अब ये नोड में है तो नोड के लेंथ को बढ़ाएगा, टिप पे प्रेजेंट है तो रूट के टिप पे है तो रूट का लेंथ बढ़ाएगा, सूट के टिप पर है तो सूट का, अगर पेरीफेरी में तो पेरीफेरी का बढ़ाएगा तो पेरीफेरी का इसे बढ़ाएगा, तो मोटाई बढ़ जाएगा। तो जो जहाँ पे है वहाँ पे साइज को बढ़ाने का ही काम करेगा। ठीक है। हाँ, तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अब कॉमनली ये बात कर रहे थे कि जो पहले बना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो अभी अभी जो बन के आया हुआ है नया, जो अर्ली फेज में बन के आया हुआ है उसी को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। जो लेटर जो बाद में ओरिजिनेट होता है, जो लास्ट बाद में बनता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है एपिकल और इंटरकैलरी, लेटरल आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में। ठीक है, वो बाद में बनता है। इतना बात लिख लिया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब कहाँ पर प्रेजेंट, सूट या रूट के टिप पर प्रेजेंट है कि नोड पर प्रेजेंट है कि पेरिफेरल पे प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का, अपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी। ये तो पहले वाला बात है कि मेरिस्टेम दैट आर फॉर्म्ड इन अर्ली स्टेज, शुरू में जो बनता है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम करेंगे, बाद में जो बनता है उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसमें एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है जबकि लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है। ठीक है। खैर अब पोजीशन के हिसाब से हम चल रहे हैं लोग, जो था ना एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें एपिकल मेरिस्टेम that are present on the tip of shoot and root, शूट और रूट के टिप पे प्रेजेंट है एकदम। कोई भी प्लांट देखो सबसे एकदम एंड पॉइंट पर एकदम चल जहाँ पे एंड पॉइंट है वहां पे प्रेजेंट रहेगा। हाँ, पूछो का एकदम एंड पॉइंट पे चले जाओ, उसके बाद कुछ नहीं हो, इसके बाद हवे हो, एयर हो, दूसरा कुछ नहीं हो, समझ रहे ना। तो वहां पे टिप पे प्रेजेंट क्या रहेगा, एपिकल मेरिस्टेम। शूट या रूट के टिप पे प्रेजेंट रहेगा वो एपिकल मेरिस्टेम है, और करेगा क्या, वही डिवाइड करेगा। तो इसका काम यही है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट। कोई प्लांट के शूट और रूट को लेंथ को बढ़ाता है, लेंथ जब शूट और रूट का लेंथ बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, तो इस तरह से प्लांट के हाइट के बढ़ने में इसका जिम्मेदारी होता है एपिकल मेरिस्टेम का। तो हाइट के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है।
पोजीशन के हिसाब से 13 टाइप्स का अपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तो एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है और लेटरल सेकेंडरी। ओवरऑल सबका काम है कि ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, लेंथ बढ़े चाहे ब्रेथ बढ़े, जैसे भी हो। अब वही कौन क्या बढ़ा रहा है उसी के बारे में तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं लोग। तो एपिकल मेरिस्टेम में पढ़ते हैं कि एपिकल वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है रूट के चाहे शूट के टिप पर। टिप प्रेजेंट है तो ऊपर वाला ऊपर बढ़ाएगा, नीचे बढ़ाएगा, ओवरऑल प्लांट का हाइट बढ़ेगा। प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपिकल मेरिस्टेम। लेकिन अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो अब ये मार्क करो, अगर यहाँ पे कोई चीज बढ़ा रहा है, यहाँ पे कोई बढ़ा रहा है, इसका हाइट बढ़ेगा। लेकिन अगर इस वाले पोर्शन पे, ये सब वाला जो पोर्शन है, ये पेरिफेरी वाला जो पोर्शन है, इस पर प्रेजेंट है, इसको इंक्रीज करेगा रेडियली। ये रेडियली इंक्रीज करता है, रेडियली मतलब रेडियस के डायरेक्शन में। तो ये सब रेडियली इंक्रीज करेगा तो पतला से ये हो जाएगा मोटा। तो अपिकल के बाद लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, जनरली प्रेजेंट रहता है स्टेम में या फिर रूट में। तो स्टेम में या रूट के थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है, मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, तो वही बता कि द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन द लेटरल पोजीशन ऑफ स्टेम एंड रूट। लेटरल पोजीशन पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट रहता है कौन, लेटरल मेरिस्टेम। एक मिनट, क्या हुआ? ना हो जाएगा प्रिंस, जिसे व्यवस्था लगाया जाएगा। अच्छा, इसको व्यवस्था लगाया जाएगा। चलेगा कोई नहीं होता है, होते रहता है। अब हम लोग यहाँ पे चलो, हाँ, ये लेटरल पोजीशन पे पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट रहेगा। अब इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। हाँ, एपिकल और इंटरकैलरी आता है प्राइमरी मेरिस्टेम में, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम आता है सेकेंडरी में। लेटर फेज में ये ओरिजिनेट होता है। नहीं, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। बेसिकली स्टेम और रूट में ही प्रेजेंट रहता है। स्टेम और रूट के किस चीज को बढ़ाएगा, मोटाई को, थिकनेस को बढ़ाता है। नहीं, हाँ, जो भी तो वही ब्रांच का, स्टेम का, ये ब्रांच क्या है, स्टेम का ना पोर्शन है, स्टेम के नोड से नया निकल गया है ना, तो उसके थिकनेस बढ़ाएगा। अब इसके बाद आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that are present in the region of internode and base of leaves। मैं बोले ना कि वो पोजीशन जहाँ से कोई न्यू पार्ट ब्रांच हो, लीफ हो, ओरिजिनेट होता है स्टेम के, उस पोर्शन को बोलते हैं नोड। एगो नोड यहाँ पे, एगो नोड यहाँ पे, एगो नोड ना, जाके पेड़ में देखना, यहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकला होगा, यहाँ से भी ब्रांच निकला होगा, थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है। अब दो नोड के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड के रीजन पे या बेस ऑफ स्टेम, सॉरी लीफ, लीफ कहाँ से निकला है, और जहाँ से निकला है वहाँ पर, पत्ता जहाँ से निकला है वहाँ पे, तो लीफ के बेस में या इंटरनोड के रीजन में प्रेजेंट रहता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात समझ आ रहा है? अब द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that are present in region of internode and base of leaf called intercalary meristem। स्पेस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड। नोड के बीच के स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। एंड नोड इज द पोर्शन ऑफ स्टेम वेयर, वेन हो गया, वेयर कर लेना सब, वेयर न्यू पार्ट जैसे कि ब्रांच, लीव्स एटसेट्रा ओरिजिनेट। जहाँ से न्यू पार्ट क्या होता है कि ओरिजिनेट होता है, उसी पोर्शन को बोलते हैं स्टेम के हम लोग नोड। क्या बोलेंगे हम लोग? नोड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज आल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम। इससे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम क्या था? एपिकल, और एपिकल के साथ साथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये भी अर्ली फेज में ही ओरिजिनेट करता है, पहले आता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ, जो मेरिस्टेम जहाँ है वो वहाँ के लेंथ को बढ़ाएगा। इनफैक्ट इंटरकैलरी भी लेंथ बढ़ाता है, लेकिन जो वो रेडियली डायरेक्शन में लेंथ बढ़ाता है,
मैंने ये ऐसे लेंथ बढ़ा था, हाइट बढ़ रहा है, और पेरीफेरी में तो ऐसे लेंथ बढ़ा रहा है, तो वो भी अपना देखने से लेंथ बढ़ा रहा है, लेकिन हम लोग को लगता है कि वो क्या बना रहा है कि थिकनेस बढ़ा रहा है। तो बात यहाँ पे ये है, तो वो भी बढ़ाता है वही। तो ये भी अब इंटर नोड में प्रेजेंट है, इंटर नोड्स के इलोंगेशन में हेल्प करेगा। तो इंटर नोड का जो इलोंगेशन होता है वो किसके चलते होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो अब हम लोग तीनों पोजीशन के अकॉर्डिंग तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिए। अब आता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद दूसरा टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू है परमानेंट। तो